नमस्कार, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को आज सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इसे मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में होंगे और स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेने के साथ साथ कई अन्य कार्यक्रमों में भी वो शिरकत करेंगे। नरेंद्र मोदी वाराणसी में अस्सी घाट जाएंगे, जहां वो स्वच्छता अभियान की प्रगति का जायजा लेंगे। स्वच्छ भारत अभियान के हिस्से के रूप में गंगा के किनारे अस्सी घाट पर 8 नवंबर को स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी आज जाएंगे, जहां वो मदन मोहन मालवीय के नाम पर अध्यापक शिक्षा के लिए एक अंतर विश्वविद्यालय केंद्र की आधारशिला रखेंगे। इस केंद्र के एक स्वायत्त इकाई के रूप में काम करने की संभावना है, जिसके बारे में विस्तृत ब्यौरा प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दिया जाएगा। बीएचयू में प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी महोत्सव का शुभारंभ किए जाने की भी संभावना है। वाराणसी में वो डीजल इंजन कारखाना के विस्तार की आधारशिला भी रखेंगे और साथ ही शहर में एक स्टेडियम के विस्तार का भी शिलान्यास करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर आज देश भर में सुशासन दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को दिए अपने संदेश में कहा है कि सुशासन किसी भी देश की प्रगति की कुंजी है। सरकार एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। नागरिक पहले हमारा मंत्र है, हमारा ध्येय और हमारा सिद्धांत है। सरकार को नागरिकों के करीब लाना मेरा सपना रहा है, ताकि वो शासन की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बन सकें। सुशासन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम सरकार की प्रक्रियाओं को सरल बनाना है, ताकि पूरी प्रणाली को पारदर्शी और तीव्र बनाया जा सके। पुराने और जटिल कानूनों को निरस्त किए जाने के अधिनियम की पहचान कर ली गई है और दूसरे अन्य कानूनों की भी समीक्षा की जा रही है। सभी मंत्रालयों को ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया है कि जन शिकायतों के निपटान को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाए। डिजिटल इंडिया के क्रियान्वयन से सरकारी सेवाएं नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उपलब्ध कराई जा सकेंगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और दार्शनिक और स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय का भी आज जन्मदिन है। जन्मदिन से पहले सरकार ने दोनों को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया है। वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी आज 90 साल के हो गए हैं और वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय का आज 153वां जन्मदिन है। सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। वाराणसी रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर उनसे मुलाकात की। अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वो कई कार्यक्रमों में आज दिन भर में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री की 2 महीने से भी कम समय में ये दूसरी वाराणसी की यात्रा है। वाराणसी उनका निर्वाचन क्षेत्र रहा है और वाराणसी से ही आज सुशासन दिवस जो कि देश भर में मनाया जाएगा। अब हर वर्ष 25 दिसंबर को आज उसी सिलसिले में प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचेंगे, जहां सुशासन दिवस और स्वच्छता अभियान जो प्रधानमंत्री ने जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर को की थी देश भर में, उसका
भी कार्यक्रम रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक दूरदर्शी राजनेता रहे हैं और उनके शासनकाल में देश ने विकास के नए आयाम गढ़े। शुरुआती दौर में वाजपेयी जी एक शिक्षक और पत्रकार जैसी भूमिकाओं में दिखे और जब राजनीति में वो आए तो उन्होंने देश की राजनीति को एक अलग दिशा देने का काम किया। आइए डालते हैं भारत रत्न से सम्मानित होने वाले अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक सफर पर एक नजर। वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। यहाँ मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूं। देश के सर्वाधिक करिश्माई नेताओं में शुमार जननायक, संसदीय राजनीति के पुरोधा, गठबंधन राजनीति के महारथी, प्रखर वक्ता, हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और टूटेंगे। और दुश्मनों को भी दोस्त बना लेने वाले अजात शत्रु अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी जी को देश के राजनीतिक पटल पर एक ऐसे विशाल व्यक्तित्व वाले राजनेता के रूप में सम्मान दिया जाता है जिनकी व्यापक स्तर पर स्वीकार्यता है और जिन्होंने तमाम अड़चनों को दरकिनार करते हुए 90 के दशक में राजनीति के मुख्य मंच पर न केवल बीजेपी को स्थापित किया बल्कि 24 दलों के साथ 5 साल सरकार चलाकर ऐसा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने का गौरव भी हासिल किया। अपनी वाणी की ओज और ठोस फैसले लेने के लिए जाने जाने वाले वाजपेयी को भारत पाकिस्तान संबंधों में तनाव को दूर करने की दिशा में ठोस कदम उठाने का श्रेय दिया जाता है। अपने इन ठोस कदमों की वजह से ही वह बीजेपी के राष्ट्रवादी राजनीतिक एजेंडे से दूर एक व्यापक फलक वाले राजनेता के रूप में जाने और समझे जाते हैं। 50 से अधिक सालों का संसदीय अनुभव समेटने वाले अटल बिहारी वाजपेयी का राजनीतिक कैरियर 1957 में शुरू हुआ, जब वो पहली बार यूपी के बलरामपुर से संसद के सदस्य चुने गए। जनसंघ और बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक वाजपेयी जी 9 बार लोकसभा के लिए चुने गए, जबकि 2 बार वो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। लगभग 4 दशक तक बीजेपी की विपक्ष में रहने के बाद वाजपेयी 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन संख्या बल में मात खाने से उनकी सरकार महज 13 दिन ही चल सकी। आंकड़ों ने एक बार फिर वाजपेयी के साथ लुका छिपी का खेल खेला और 1999 की शुरुआत में बहुमत नहीं होने की वजह से उनके नेतृत्व वाली दूसरी सरकार भी गिर गई। हालांकि 1999 के चुनाव में वाजपेयी जी एक स्थिर गठबंधन सरकार के मुखिया बने, जिसने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। वाजपेयी सरकार का कार्यकाल साहसिक और दृढ़ निश्चयी फैसलों के रूप में जाना जाता है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय विरोधों के बावजूद उनकी सरकार ने मई 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किए। India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. राजनीतिक तौर पर वाजपेयी की सफलता इस बात से आंकी जा सकती है कि वो न केवल बस लेकर लाहौर गए बल्कि आगरा में मुशर्रफ के साथ भी रिश्तों को सुधारने की कोशिश की। संयुक्त राष्ट्र में पहली बार हिंदी में भाषण देकर उन्होंने विश्व मंच पर हिंदी का मान बढ़ाया। आर्थिक मोर्चे पर उनकी सरकार ने देश को तमाम कामयाबियां दिलाई तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और नदियों को जोड़ने की परियोजना की शुरुआत कर वाहवाही लूटी। राजनीति की महारथी के अलावा वो अपनी भाषण कला और साहित्य प्रेम के लिए भी जाने जाते हैं। उनके कविता संग्रह मेरी 51 कविताएं ने लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ी है। रोए आंख न रोए, धुल जाएंगे स्वप्न सजोए, छलना भरे विश्व में केवल सपना ही तो सच होता है। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे वाजपेयी जी ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए किशोरावस्था में जेल भी गए। कॉलेज के समय से ही आरएसएस के संपर्क में आए वाजपेयी जी 1977 में जनता सरकार में विदेश मंत्री भी रहे। लंबे समय तक विपक्ष में रहते हुए भी अटल बिहारी वाजपेयी में कभी भी अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए बैर नहीं रहा। विपक्ष के नेता के रूप में जब और जहां सत्तारूढ़ दल और उसके मुखिया की तारीफ करने की जरूरत महसूस हुई, वाजपेयी ने उन्मुक्त कंठ से तारीफ की, चाहे वो भारत पाकिस्तान का युद्ध का वक्त हो या फिर तमाम राष्ट्रीय आपदा की घटनाएं। अटल बिहारी वाजपेयी ने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात की। आधुनिक भारत में जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को छोड़ दें तो वाजपेयी ही ऐसे नेता हैं जिनकी स्वीकार्यता पार्टी लाइन, धर्म, जाति से हटकर हर दल, हर वर्ग, हर उम्र के लोगों में है। डीडी न्यूज।
और इस समय हमारे साथ एक विशिष्ट मेहमान यहाँ बैठी हैं। हमारे साथ सुमन चहर जी हैं, जो कि सुलभ इंटरनेशनल से आती हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुमन जी। तो सुमन चहर जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर को देश भर में ये एक व्यापक अभियान की शुरुआत की, जो कि साफ सफाई और स्वच्छता से जुड़ा हुआ है, और सुलभ इंटरनेशनल का एक बहुत लंबा अनुभव रहा है इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में, ये बताइए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ये नारा दिया, पूरे देश भर का आह्वान किया, खुद उन्होंने झाड़ू उठाई, उनके सहयोगियों ने झाड़ू उठाई, हमने देखा कि बड़े बड़े जो तमाम लोग हैं, अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए जो हस्तियां हैं जानी मानी, उन्होंने झाड़ू उठाई। आपको क्या लगता है कि जब इस तरह के लोग एक अभियान से जुड़ते हैं, लोगों में कितनी चेतना आती है और लोग कितने जागरूक होते हैं, और जब से ये मिशन की शुरुआत की गई है, आप किस प्रकार का चेंज, परिवर्तन, बदलाव नजर आता है आपको? देखिए, बहुत बड़ा बदलाव नजर आया है जब प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को जब ये शौचालय सफाई कि ये जन जागरण आंदोलन होना चाहिए, हर जगह शौचालय होना चाहिए, और 2019 तक जो है हमारे स्कूल्स में गर्ल्स टॉयलेट और गांव में शौचालय होना चाहिए। अब लोगों में क्या है कि जब कहते ना, जब घर का मुखिया जब हाथ अपना झाड़ू उठा ले तो बाकी लोग पीछे पीछे, तो उनको काम करना ही पड़ेगा। तो अभी क्या है कि सभी लोग अब इस विषय पर बात कर रहे हैं। जो विषय पर हम लोग जब जाते थे बात करने के लिए तो लोगों को समझाना पड़ता था, अब हमको समझाना नहीं पड़ता है। अब हर कहते अरे हमारे स्कूल में टॉयलेट नहीं है, हमारे गांव में टॉयलेट नहीं है, ये कैसे बनेगा। अधिकारी हैं वो सुलभ में आते हैं, बातचीत करते हैं, और सुलभ तो देखिए पिछले 44 साल से सरकार के साथ मिलकर ही काम कर रहा है, तभी आज यहाँ पर हम लोग पहुंचे हैं, संस्था जो पहुंची है। लेकिन हाँ, जनता, बच्चे, लोग, बाजार, आप कहीं भी देखिए, अब हर आदमी आपको चर्चा करता हुआ नजर आता है कि देखिए मेरे यहाँ सफाई कैसे हो, ये कूड़ा हमने इकट्ठा तो कर लिया, अब इसको उठाने की व्यवस्था कैसे हो। तो जो अब ये सुशासन की हम जो बात कर रहे हैं, आज जो डिक्लेयर हुआ है बहुत अच्छा है। अब शासन और जब जन जागरण, जन जागरूकता, ये सब एक साथ जब मिल जाएंगे तो देखिए बदलाव क्या, अभी 2 महीने में जितना असर आया, अब आपको हो सकता है ये कम समय में और ज्यादा असर नजर आएगा। जी हाँ, तो एक व्यापक असर आप मानती हैं कि देश भर में इसका पड़ा है। सुशासन दिवस आज हम मना रहे हैं, और साथ साथ सफाई अभियान जो चल रहा है देश में, उसे भी आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन आज वाराणसी में किया गया है। सीधे चलते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस समय वाराणसी में मौजूद हैं, बीएचयू के बाहर मौजूद हैं, और बीएचयू में भी आज एक विशेष कार्यक्रम टीचर्स ट्रेनिंग से संबंधित प्रधानमंत्री आज इसका भी शुभारंभ करने वाले हैं। तो शैलेंद्र, जैसे कि खबर मिल रही है कि प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं वाराणसी, और पहले तो वो अस्सी घाट जाएंगे, लेकिन उसके बाद वो यहां भी आएंगे। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा, क्या बता सकते हैं आप हमें? ये देखिए नीलम, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे बाबतपुर हवाई अड्डे से यहीं पर आएंगे, बीएचयू गेट के सामने महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद अस्सी घाट जाएंगे, जहां पर जो घाटों की सफाई का अभियान उन्होंने शुरू किया था 8 नवंबर को, उसका जायजा लेंगे, और वहीं पास में स्वच्छता अभियान में श्रमदान करेंगे। उसके बाद बीएचयू के अंदर स्वतंत्रता भवन में एक फंक्शन है, जिसमें मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर मिशन की शुरुआत करते हुए जो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसकी शुरुआत करेंगे। और उसके बाद डीरेका में कार्यक्रम है, जहां पर जो है डीजल लोकोमोटिव का विस्तार और आधुनिकीकरण का वहां से उसका उद्घाटन करेंगे। तो निश्चित तौर पर देखें तो सभी को इंतजार है, जब खासतौर पर जब जो अंतिम कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का आखिर वो क्या कहते हैं। हम जानते हैं कि यहां से जब सीधे अस्सी घाट जाएंगे, वहां पर जो है जायजा लेने, हमने कल देखा था कि 2 महीने से ही कम के समय में काफी कुछ वहां पर बदल चुका है। कई सीढ़ियां साफ की जा चुकी हैं, जिस पर पहले सिल्ट या मिट्टी जमा रहा करती थी। हमें बताया गया 23 साल से जमी मिट्टी इतने कम समय में वहां से हटा दी गई है। काफी अस्सी घाट और नया अस्सी घाट काफी साफ सुथरा दिखाई देने लगा है। तो ऐसे में जो पहल बड़े स्तर पर की गई थी स्वच्छता अभियान की देश भर में, और काशी से अस्सी घाट से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फावड़ा तकरीबन 20 मिनट चलाया था। उसके बाद घाटों की सफाई के अभियान की शुरुआत की थी। अब ये देखना होगा कि कितने हद तक जो है जनता उस पे जो है आगे उसको लेकर जाती है। क्योंकि हमने यहाँ के जब वाराणसी के निवासियों से बात की तो इस बात को लेकर नीलम काफी उत्साहित थे कि वो भी अब काफी आगे आ रहे हैं और संतुष्ट हैं इस बात को लेकर कि इतनी तेजी से स्वच्छता को लेकर काम हो रहा है।
जी शैलेंद्र, जैसे कि आप बता रहे हैं कि पहले माल्यार्पण करेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर यहां बीएचयू गेट के पास। हम जानते हैं कि आज उनका जन्मदिन है और भारत रत्न से भी सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को, और संस्थापक हैं बीएचयू के। आज वाराणसी की जनता किस रूप में याद कर रही है पंडित मदन मोहन मालवीय को? बिल्कुल ठीक एक दिन पहले उनके जन्मदिन से भारत रत्न का ऐलान उनके नाम पर, तो निश्चित तौर पर यहाँ की जनता बहुत खुश है इस बात को लेकर, और सभी को ये लगता है कि ये बहुत सही मौके पर यह ऐलान किया गया है। और खासतौर पर जब हमने कई लोगों से इस बात को लेकर बातचीत की तो इसको लेकर काफी प्रसन्न थे कि अटल बिहारी वाजपेयी और महामना मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। इससे बहुत संतुष्ट और प्रसन्न नजर आ रही है यहाँ की जनता। एक जो अहम बात है कि बीएचयू से देखें तो यहाँ सिर्फ यहाँ के प्रोफेसर हों या छात्र हों वही नहीं जुड़े हुए हैं, लाखों की संख्या में अप्रत्यक्ष तौर पर अप्रोच तौर पर रोजगार मिलता है वाराणसी के लोगों को। तो वाराणसी की जनता की भावनाएं भी बीएचयू से जुड़ी हुई है। हम जानते हैं कि वाराणसी की विरासत की अगर बात करें तो जो 10 सबसे बड़ी विरासत है गंगा जो है माता और जो घाट जो है यहाँ के, उसके साथ साथ बीएचयू की बात हमेशा होती है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात हमेशा होती है, और उससे संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय की बात होती है। तो निश्चित तौर पर यहाँ बहुत इस बारे में उत्साह का माहौल है कि महामना मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। शैलेंद्र, जैसे कि अगर हम बात करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरक हैं। वाराणसी और बीएचयू एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना एक दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। और बीएचयू का बहुत बड़ा योगदान रहा है तमाम स्वतंत्रता आंदोलन के समय से, और उसके बाद जिस प्रकार से एक तरह के जन जागरण का काम किया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने, साहित्य के लिए जो तमाम तरह के प्रयास और कार्य किए गए हैं, और यहां से जो निकले हुए प्रोफेसर हैं और तमाम स्टूडेंट्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है देश के निर्माण में। तो बीएचयू की अगर हम बात करें तो किस तरह से आप हमें बता सकते हैं कि आज बीएचयू किस प्रकार से गौरवान्वित महसूस कर रहा है अपनी तमाम इतनी बड़ी विरासत को लिए हुए? देखिए विस्तार से जनता देखेगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्सी घाट पर जायजा लेने के बाद जब बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में जो कार्यक्रम है पंडित मदन मोहन मालवीय मिशन, जिसमें प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत वहां से की जाएगी, उसमें जब रहेंगे तब दिखाई देगा कि क्या उत्साह का माहौल है। लेकिन जब मैं कल गया था तो यकीन मानिए कि चाहे छात्र हो या फिर प्रोफेसर हो, सभी में एक इस तरह का उत्साह है, क्योंकि बीएचयू के जो बुनियादी ढांचा है, उसकी जो सुविधाएं हैं, उसको बेहतर करने की जो कवायद हो रही है। वाईफाई पूरे बीएचयू में छात्रों को सुविधा मिलेगी आने वाले दिनों में, उसको लेकर जो है छात्र काफी उत्साहित है। और ऐसे समय में जब आज महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिन है और कल उनके नाम पर भारत रत्न का ऐलान किया गया है, उनको भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है, तो ऐसे में जो है बहुत उत्साहित है और ये साफ तौर पर दिखाई देता है। और एक यही वजह है कि यहाँ पर बैरिकेड लगाए हुए हैं, चूंकि सुरक्षा व्यवस्था 4 स्तरीय की गई है, लेकिन जहां से जनता देख सकती है बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं यहाँ पर, जो है चाहे जो हमारे अस्सी घाट से संवाददाता हैं उनसे बातचीत हुई थी, और यहाँ पर बीएचयू गेट के सामने दूर में, हालांकि मैं कैमरा घुमाकर दिखा नहीं सकता कि जनता, बड़ी संख्या में जनता मौजूद है अपने सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। शैलेंद्र, जिस तरह से सुशासन का नारा दिया है, सुशासन दिवस को मनाने का आज आयोजन किया गया और हर वर्ष इसे मनाया जाएगा, और सुशासन की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये कुंजी है, शासन की कुंजी जो है वो सुशासन ही है, कि जनता को किस प्रकार से सरकार के करीब लाया जा सके, और यही हमारा पहला मंत्र होना चाहिए। तो ये जो सुशासन की पूरी परिकल्पना है, जब हम इसे लागू होते हुए देखते हैं, जब हम इसे लोगों तक पहुंचते हुए देखते हैं, तो उसमें किस प्रकार का भाव लोगों में आपने महसूस किया, खासतौर से वाराणसी की जनता में, कि शासन के साथ में सुशासन का जो ये मंत्र है उसको लोग किस प्रकार से ले रहे हैं? देखिए वाराणसी की जनता खास तौर पर या फिर देश भर की जनता की बात करें, अलग अलग वर्ग के लिए सुशासन के मायने अलग अलग है। अगर हम अस्सी घाट जाते हैं, वहां पर जो पुरोहित बैठे हैं उनको लगता है कि अगर यहाँ सब कुछ घाट साफ सुथरा रहता है और अगर वहां का प्रशासन उनसे सहयोग करता है तो सुशासन आ गया है। अगर छात्र की बात करें जो प्राथमिक स्तर पर पढ़ता है, वो अगर ये चाहे उसके स्कूल में सुविधाएं बेहतर है, अध्यापक समय से आते हैं, पढ़ाई होती है, तो उसे लगता है कि सुशासन आ गया। लेकिन जब यहाँ हमने
सभी वर्गों से बात की तो उन्हें लगता है कि जो उनका इंटरफेस होता है प्रशासन के साथ, खासतौर पर व्यापारी वर्ग से जब बातचीत की तो यहाँ की जो स्थानीय समस्याएं हैं, जो नगर निगम की दिक्कतें हैं, अगर वो उनके काम तेजी से सुने जाते हैं तो उन्हें लगता है कि सुशासन की ओर प्रशासन आगे बढ़ रहा है या शासन आगे बढ़ रहा है। लेकिन मायने एक ही है कि जो दिक्कतें हैं खासतौर पर प्रशासन से जुड़ी हुई, सरकार से जुड़ी हुई, योजनाओं से जुड़ी हुई, वो कम हो और किसी जो काम काज के लिए जनता जाती है सरकार के पास या प्रशासन के पास, उसमें कम से कम दिक्कतें आए, समयबद्ध तरीके से काम पूरा हो। साथ ही साथ जो उम्मीदें हैं व्यापक स्तर पर देखें, जैसे छात्र जब बीएचयू में पढ़ता है तो उसे इस बात की उम्मीद है कि यहाँ की बुनियादी ढांचा बेहतर होगा, उनके हॉस्टल में सुविधाएं बेहतर होगी, साफ सफाई अच्छा होगा, कैंटीन अच्छा होगा। लेकिन जब यहाँ से निकलेगा तो रोजगार मिलेगा तो उसे लगता है कि सुशासन आ जाएगा। तो इस जो कदम बढ़ाए जा रहे हैं, अभी फिलहाल यहाँ के छात्रों को ये लगता है, यहाँ के व्यापारियों को ये लगता है, खासतौर पर वाराणसी के बासिंदे की इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है और वाराणसी की जो विरासत है उसे सहेज कर रखते हुए विकास पर आगे जाने की ओर वाराणसी को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए काफी लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। नीलम, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। लौटेंगे आपके पास थोड़ी देर में और आप नजर बनाए रखिए तमाम आज के घटनाक्रम पर। और आज जैसे कि आप जानते हैं कि सुशासन दिवस के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। उनके द्वारा शुरू की गई लाहौर बस यात्रा और उसके बाद खेल के जरिए भारत पाकिस्तान रिश्तों को एक नया मकाम देने की कड़ी में पेश है हमारी ये विशेष रिपोर्ट। 15 साल पहले हिंदुस्तान के बदले हुए निजाम की ये बड़ी तस्वीर एक बड़े कदम की गवाह बनी। 19 फरवरी की तारीख और 1999 का साल लम्हों में दशकों की दूरियों को मिटा गया और इस सब के केंद्र में नायक के रूप में तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने दोस्ती का पैगाम दिया दिल्ली से लाहौर तक की बस यात्रा कर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सामने उस अभूतपूर्व पहल को सामने ला दिया जिसकी सोच की नींव तक इससे पहले कभी नहीं पड़ी। सबसे बढ़िया डिप्लोमेसी जो थी वो थी यात्रा की डिप्लोमेसी। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के जरिए उनके लीडरशिप में जो हिंदुस्तान पाकिस्तान यात्रा करके दोनों मुल्क को और करीब लाने की कोशिश की, वो अद्भुत बेमिसाल है। इस यात्रा में पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की पाकिस्तान के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने का अटल संकल्प नजर आया। भारत पाकिस्तान पड़ोसी, साथ साथ रहना है। प्यार करें या वार करें, दोनों को ही सहना है। 3 बार लड़ चुके लड़ाई, कितना महंगा सौदा। रूसी बम हो या अमेरिकी, खून एक बहना है। जो हम पर गुजरी बच्चों के संग न होने देंगे, जंग न होने देंगे। संकल्प की ये छाया दिल से दिल मिलाने की नई उम्मीद की किरण बनकर सामने थी। लीक से हटकर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कूटनीति के स्वरूप में खेल के जरिए 2 देशों को पास लाने की एक नई कूटनीतिक अध्याय की संस्कृति को जन्म दिया। भारतीय क्रिकेट टीम ने 19 साल बाद पाकिस्तान का दौरा किया। 5 हफ्ते के इस दौरे के लिए 20,000 वीजा भारतीय खेल प्रेमियों को जारी किए गए। पाकिस्तान में भी भारतीय खिलाड़ियों का इस्तकबाल पूरे जोशो खरोश के साथ हुआ। 2 देशों के बीच शांति और प्यार मोहब्बत का नया अध्याय करवट ले रहा था। नजफगढ़ के नवाब वीरेंद्र सहवाग 13 शतक लगा, मुल्तान के सुल्तान कहलाए। भारतीय टीम ने पाकिस्तान में दिल भी जीता और सीरीज भी, लेकिन सबसे बड़ी जीत वाजपेयी जी के उस विचार की हुई जिसमें
दो पड़ोसी देशों को एक साथ समृद्धि के पैमाने को तय करने की रूपरेखा थी। जब हमारी टीम जाने वाली थी पाकिस्तान, उस दिन हमको मैसेज आया कि टीम रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री उनसे मिलना चाहते हैं और वाजपेयी जी 1 घंटे तक सारे प्लेयर से मिले। वहां से निकलने से पहले वो बोले, मैं एक चीज आप लोगों को कहना चाहता हूं, खेल भी जीतिए और दिल भी जीतिए। ये आपका मोटो रहना चाहिए इस टूर पर, क्योंकि हम लोगों से अच्छे संबंध जुड़ना चाहते और ये टूर सक्सेसफुल होना चाहिए। सचमुच परंपराओं से हटकर खेल के स्तंभ को दोस्ती का हथियार बना, एक दूसरे की सांस्कृतिक सोच को समझने और एक दूसरे से घुलने मिलने का जो रास्ता अटल बिहारी वाजपेयी ने खोला, उससे भारत पाकिस्तान रिश्ते को एक नया आयाम मिला। ये वाजपेयी युग और भारत पाकिस्तान संबंधों दोनों का ही स्वर्णिम अध्याय साबित हुआ। और सुशासन और साफ सफाई स्वच्छता अभियान पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे विशिष्ट मेहमान सुमन चहर सुलभ इंटरनेशनल से बैठी हैं। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से सुमन जी। जैसे कि अभी हम पहले ब्रेक पे जाने से पहले भी बात कर रहे थे कि एक तरह का जो जन भागीदारी और एक जन अभियान जो है, इसको प्रधानमंत्री ने जिस तरह से 2 अक्टूबर को इसका एक नारा दिया और लोगों को जोड़ा, इससे आप कह रही थी कि काफी कुछ बदलाव महसूस हो रहा है। लेकिन ये बताइए कि जिस तरह से हम जानते हैं कि आजकल के टाइम में लोगों के पास में, अगर शौचालयों की बात करें, साफ सफाई पे हम बात करें, तो मोबाइल फोन ज्यादा हैं लोगों के पास, शौचालय कम है इस देश में। ये एक हकीकत है, एक सच्चाई है। क्या मानती हैं आप, जिस तरह से काफी इसके बारे में ऐड भी हो रहा है कि घरों में शौचालयों का निर्माण कराइए, सरकार मदद भी करिए, लेकिन अभी भी हम अपने जो लक्ष्य हैं उससे इतने पीछे हैं? नहीं, देखिए, लक्ष्य को प्राप्ति पाने के लिए जो है अब सभी लोग जो है काफी कुछ आगे कदम बढ़ा रहे हैं। जैसे सरकार के भी जो मंत्रालय है, इवन कॉर्पोरेट सेक्टर्स है, वो उसमें आगे आ रहे हैं और सभी लोग चाह रहे हैं कि हम किस तरह से जो है स्कूलों में शौचालय बनवाएं, हाँ, गांव में शौचालय बनाने में मदद करें। और शौचालय बनाने के लिए जैसे है कि मैसन्स ट्रेनिंग होनी चाहिए, वहां के युवक युवतियों को ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वो इसको एक जन आंदोलन, जन जागरण घर घर में जाकर के लोगों को तक पहुंचाए। जैसे हम लोगों का अपनी जो अप्रोच रही है वो ये रही है कि जब तक आप लोगों को कन्विंस कहते ना हम लोग कि अरे गांव में शौचालय बनाने से कोई फायदा नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो महिलाएं हैं उनको विशेषकर बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और यदि हम महिलाओं को जागरूक करते वो अपने घर में शौचालय बनाने के लिए तुरंत तैयार हो जाती है। और हम जानते हैं कि बहुत सारी महिलाओं ने बड़ा बीड़ा उठाया है, गांव देहात की महिलाओं ने, उन्होंने कहा कि हम ससुराल तभी जाएंगे जब वहां पर शौचालय होगा। ये बहुत बड़ी इवन जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोन लेकर के लोग अपना जो है शौचालय बनाने के लिए आगे आते हैं, इवन लोगों को समझाते हैं। हम लोगों ने जैसे गांव में भारत में पूरे लगभग 13 लाख के ऊपर शौचालय बनाए और बन भी रहे हैं। और जो सुलभ शौचालय जो है बहुत कारगर है, मेंटेनेंस फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बड़े आराम से लोग इस्तेमाल करते हैं उसको जो है, और उसका जो मल है वो खाद में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से जो है लोगों ने टेक्नोलॉजी को भी अपनाया है और हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, ऑन साइट ट्रेनिंग भी देते हैं, फिर लोगों को बताते हैं कि आप लोग अपने से भी बना सकते हो। जी। तो अच्छा, ये जो साफ सफाई का पूरा कॉन्सेप्ट है, मतलब इसमें जन भागीदारी तो जरूरत है, पर टेक्नोलॉजी का इसमें कितना रोल आप मानती हैं, खासतौर से जब आपको उसका निस्तारण करना है, आपका पूरा सीवेज सिस्टम है, मतलब साफ सफाई और ये साफ सफाई का एक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी तो दोनों चाहिए साथ साथ। ये बिल्कुल चुनौतियां हैं इसमें तो काफी, क्योंकि जैसे जो शहर का कूड़ा है, अब वो कूड़ा कहाँ जाएगा, कूड़े को कैसे जो है वो उसका सेग्रीगेशन होगा, कैसे किस कूड़े को जो खाद में परिवर्तित कूड़ा हो सकता है उसको हमको खाद में परिवर्तित करना है, जो रिसाइकलेबल्स हैं उनको हमें फिर से उनको रिसाइकल रीयूज के लिए दोबारा ले जाना है। तो इसमें पूरी की पूरी एक तरह से देखा जाए तो पूरी एक उसकी जरूरत है, जो कि जमीन ग्रास रूट लेवल पे उसकी एक डिजाइन होना चाहिए प्रोग्राम का, कि घर से जो कूड़ा उठे और वो फाइनली जहां जाकर डिस्पोजल साइट तक जाए, तो उसकी क्या क्या प्रक्रिया है, वहां पे कहां पे शासन की मदद चाहिए, कहां पे लोगों की मदद चाहिए, क्योंकि अकेले लोग आगे बढ़कर शासन ना आए
तो भी नहीं हो पाएगा। अब जो सुशासन की बात मेरे ख्याल से इसमें सुशासन नहीं, मुझे तो बिल्कुल लग रहा है कि अब जो है जो ये मिसिंग लिंक था अब वो पूरा होगा और अब ये कार्यक्रम आपको आगे बढ़ता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। जी, तो जिस तरह से आप कह रही हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, अगर हम देखें तो जिस तरह से आप स्कूलों में अगर आप जाएं तो वहां से आपको नहीं लगता बच्चों से कहीं ना कहीं जो इनकलकेट करने वाला होता है कि आप शुरू से ही बच्चों में वो बीज उनमें वो सफाई के प्रति वो एक सम्मान की भावना या अपने अंदर से कि मैं खुद अपने हाथ में झाड़ू उठा लूंगा, पोछा उठा लूंगा, लेकिन मैं स्वच्छता रखूंगा, न सिर्फ अपने घर में बल्कि बाहर। आपको नहीं लगता कि हमें बच्चों को इससे बहुत कहीं जोड़ने की जरूरत है? भले आप उनके करिकुलम में लाएं, भले ही आप उसके लिए जो भी आप कर सकते हैं विशेष प्रयास, शायद ये करना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है नीलम, क्योंकि क्या है कि जो बच्चे जो बचपन में जो आदत में आ जाते हैं वो बड़े तक रहती है। एक 40 साल के आदमी या औरत को समझाना उतना ही मुश्किल है जितना एक छोटे बच्चे को समझाना आसान है। तो हम लोगों ने जो हमारे सुलभ स्कूल सैनिटेशन क्लब्स हैं, जो हम बच्चों के माध्यम से जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनका काम ही यही है। हम लगभग 80 स्कूल्स में हम लोग जो है ये सैनिटेशन क्लब्स बना चुके हैं। अफगानिस्तान, भूटान और डिफरेंट कंट्रीज में जो है लोग इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हुए हैं। उसका ध्येय यही है कि स्कूल में जो शौचालय हो वो उसका इस्तेमाल करना, उसकी देखरेख करना, और ना कि बच्चों के साथ में अध्यापक, उनके प्रिंसिपल, उनका भी साथ में जुड़े रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये स्कूल का जो शौचालय वाला जो प्रोग्राम है या वो पूरा नहीं हो सकता जी। है। एक छोटा सा हम लोग ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद तुरंत हम हाजिर होते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री BHU पहुंचने वाले हैं और तमाम आज दिन का कार्यक्रम है इस छोटे से ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री की वाराणसी यात्रा पर आज ये विशेष कार्यक्रम हम कर रहे हैं। बात करें रेल मंत्री सुरेश प्रभु की, उन्होंने आज कहा है कि सुशासन का लाभ सही मायनों में आम लोगों तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार सभी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि भले ही इसमें थोड़ा सा वक्त लगे लेकिन सकारात्मक नतीजे दिखने लगे हैं। कि टॉयलेट ट्रेन में जाने वाली और स्टेशन में रहने वाली वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी टॉयलेट अच्छी रहेगी लोगों को भी एक कम से कम ये तो दिलासा मिलता है कि चलो वो भी ठीक था। तो बाकी और सारी सुविधाएं जिसको हम ठीक करने की कोशिश करें, जैसे यहां भी आपने देखा होगा काफी सुधार हुआ है। अभी उसमें तो CCTV के ऊपर भी मॉनिटर किया जा रहा है। मैं नहीं कहता कि एकदम कुछ हमने आसमान को छू लिया है, उसमें तो बहुत समय लगेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि सुधार जरूर हो रहे हैं और सुधार होंगे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने कहा है कि सरकार और सरकारी कर्मचारियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका काम सीधे जनता तक पहुंचे और इसमें कोई भी विलंब न हो। इस सुशासन के दिन पर मैं ये चाहूंगा, और मैंने राजभवन के अधिकारी और कर्मचारियों को बताया, वो सबको मैं बताना चाहूंगा कि आखिर सरकार के कर्मचारी, अधिकारी ये जनता की सेवा के लिए है, और ये सेवा बेहतर कैसी हो, गुणवत्ता के साथ हो और समय पर कैसी हो, इस बात को लेकर यदि हम काम करते हैं तो जनता को स्वराज्य से सुराज्य में आने का जो आनंद होता है वह आनंद मिल सकता है। और आइए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र के पास, जो कि इस समय BHU गेट पर मौजूद हैं वाराणसी में। तो शैलेंद्र, अभी किस प्रकार हम इंतजार कर रहे हैं इस समय प्रधानमंत्री के आने का? वहां पर कितनी उम्मीद की जाए, कितनी देर में पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री यहां पर? ये अब से थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच जाएंगे, जो हमें बताया गया है। काफी यहां पर देखें तो लोग इंतजार कर रहे हैं और अब इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। जहां तक जनता को आने दिया जा रहा है वहां पर देखें तो बड़ी संख्या में जो वाराणसी के लोग हैं वो अपने सांसद को देखने यहां पर आए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर यहां जो कार्यक्रम है, सबसे पहले सीधे बाबतपुर हवाई अड्डे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी BHU गेट के सामने पहुंचेंगे और यहां महामना मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे आज उनके जन्मदिन के मौके पर। उसके बाद सीधे अस्सी घाट जाएंगे और वहां पर
जो घाटों की सफाई का जो के अभियान की शुरुआत उन्होंने 8 नवंबर को खुद फावड़ा चलाकर तकरीबन 20 मिनट की थी, वो कितनी प्रगति हुई है, उस पर जो है कितने घाटों की सफाई का अभियान कितना आगे बढ़ा है, उसकी खुद जो है जायजा लेंगे और उसके बाद वही पास में जो है स्वच्छता कार्यक्रम में श्रमदान करेंगे और उसके बाद वाराणसी में बीएचयू के अंदर स्वतंत्रता भवन में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो निश्चित तौर पर देखें कई कार्यक्रम हैं। डीरेका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीजल लोकोमोटिव जो वहां का सेक्टर है उसके विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण का उद्घाटन करेंगे। तो ऐसे में निश्चित तौर पर यहाँ पर आज जिस दिन हम जानते हैं कि आज सुशासन दिवस के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर देश भर में मनाया जा रहा है और उस दिन एक सांसद के तौर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार वो अपने संसदीय क्षेत्र आ रहे हैं। काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। रुक रुक कर यहाँ की जनता तालियां बजा रही है। जी शैलेंद्र, निश्चित तौर पर जनता इस समय इंतजार कर रही है कब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे वेन्यू पर। लेकिन उससे पहले जिस तरह से घाट की बात आपने की और अगर हम वाराणसी की बात करें तो मुक्ति का द्वार समझा जाता है वाराणसी को और लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। और जिस तरह से घाटों की स्थिति रही है और प्रधानमंत्री जब बने थे उसी वक्त से एक तरह का प्रण ले लिया था प्रधानमंत्री ने कि घाटों की साफ सफाई और गंगा का जो है उद्धार किस प्रकार से हो सकता है, कल्याण किस प्रकार से हो सकता है, गंगा की सफाई किस प्रकार से हो सकती है, इस तरह का बीड़ा उठा लिया था। ये बताइए कि इन बीते हुए कुछ समय में लगभग 2 महीने के इस वक्त में क्या कुछ परिवर्तन वाराणसी की जनता देख रही है जिस तरह का अभियान चलाया जा रहा है? क्योंकि कई बार होता है कि बहुत सारे अभियानों की शुरुआत तो हो जाती है लेकिन वो गति नहीं पकड़ पाते। उस लिहाज से अगर हम आंकें तो वाराणसी की जनता इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में किस तरह से हिस्सेदार बन रही है और किस तरह से आंक रही है इसे? नीरम, जब हमने कई लोगों से बात की जो वाराणसी के बासिंदे हैं, काफी समय से यहाँ पर रह रहे हैं, तो उन लोगों ने कहा कि जब ऐलान हो रहा था, जब घोषणाएं हो रही थी, उस वक्त उन्हें भी इस बात का भरोसा नहीं था कि इतनी जल्दी असर दिखाई देने लगेगा इस स्वच्छता अभियान का। या फिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद फावड़ा चला रहे थे 8 नवंबर को, काफी देर तक उन्होंने सफाई अभियान में हिस्सा लिया था, घाटों की सफाई के लिए मिट्टी हटाई थी, फावड़ा चलाया था, तो उसके बाद इतनी तेजी से जो नए घाट जो दब चुके थे जो मिट्टी के नीचे वो साफ हो जाएंगे। 2 महीने से भी कम समय में नए घाट को साफ कर दिया जाएगा। 80 घाट के आसपास जो है सीढ़ियां ज्यादा दिखाई देने लगेंगी। इसकी उम्मीद उन्हें भी नहीं थी। तो निश्चित तौर पर ये एक भरोसा बढ़ाता है लोगों में और आश्चर्यचकित भी है यहाँ की जनता की इतनी तेजी से भी काम हो सकता है। 23 वर्ष से जो मिट्टी पड़ी हुई थी घाटों के ऊपर वो इतने कम समय में हटा दी गई है और उस पर युद्ध स्तर से आगे काम जो है जारी है। और साथ ही साथ लेकिन एक जब उम्मीदें पूरी होती हैं तो उम्मीदें और बढ़ती हुई दिखाई देती है। जनता को लगता है कि जिस तरह से घाटों की सफाई का काम तेजी से आगे बढ़ाने की शुरुआत की गई है, उस तरह शहर के अंदर भी उसी गति से जो है साफ सफाई का काम आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन जिस जागरूकता की आपने बात की, निश्चित तौर पर वो दिखाई देती है न केवल यहाँ के वाराणसी की जनता में बल्कि यहाँ आने वाले पर्यटकों में। चूंकि जब कोई पौराणिक नगरी होती है, धार्मिक नगरी होती है, जहां बड़ी संख्या में देश विदेश के पर्यटक आते हैं, तो स्वच्छता की, साफ सफाई की चुनौती भी बढ़ जाती है। वाराणसी आना सबको पसंद है लेकिन यहाँ की गंदगी की शिकायत हर कोई करता है, भले ही वो खुद उसमें शामिल रहा हो फैलाने में। तो ऐसे में ये देखने को मिलता है, हमने बात की क्या पिछले 2 महीनों में क्या जो पर्यटक यहाँ आते थे, जो आते हैं, उनके कार्य व्यवहार में कोई अंतर आया है? तो लोग कहते हैं कि जो बाहर से पर्यटक भी आते हैं वो भी अब इस बात का ज्यादा ध्यान रखते हैं कि वो अपनी तरफ से गंदगी ना फैलाएं, अपनी तरफ से कूड़ा ना फैलाए। और यहाँ की जनता में भी जागरूकता बढ़ रही है। लेकिन ये कहना होगा कि अभी बहुत लंबा जाना है। ये एक शुरुआत है जिसे तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अभियान की शुरुआत की है, वाराणसी में उसका असर घाटों पर देखें या जनमानस में देखें वो दिखने लगा है। लेकिन जनता को ये उम्मीद है कि अब इसे बहुत आगे ले जाया जाएगा। जी शैलेंद्र, रास्ता तो अभी बहुत आगे जा रहा है। लेकिन अगर हम वाराणसी शहर की बात करें, मतलब दुनिया भर से यहाँ पर्यटक आते हैं। वाराणसी एक प्राचीन शहर और संकरी गलियां हैं, मतलब बहुत तंग रास्ते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि एक व्यवस्था की,
क्योंकि साफ सफाई हो, सुशासन हो, वो तभी आता है जब एक व्यवस्था काम करती है, एक सिस्टम में हम काम करते हैं। इस सिस्टम को बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि आपने कहा कि सिर्फ घाट ही नहीं बल्कि पूरा वाराणसी क्यों ना साफ सुथरा नजर आए, क्यों ना वहां पर जो लोगों की जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, वो दूर हो सके। तो ये जो सिस्टम की तरफ बढ़ने वाली बात है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए। अगर हम सुशासन की बात करें, हम साफ सफाई की बात करें या किसी भी अपने ऐसे लक्ष्य को पूरा करने की बात करें। नीलम, बिल्कुल, और यही वजह है कि वाराणसी शहर को एक तरह से कहा जाता है कि लघु भारत है। आप यहाँ आइए, आप पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर रहते हुए मिल जाएंगे और यहाँ की जो चुनौतियां हैं कमोबेश, उसमें पूरे सिस्टम में जो दिक्कतें हैं वो भी दिखाई दे सकती हैं, या फिर किसी विभाग के सामने कितनी बड़ी चुनौती है, चाहे वो नगर निगम हो, स्थानीय प्रशासन हो, उसे किस स्तर पर काम करना चाहिए और तालमेल किस तरह का होना चाहिए केंद्र और राज्य के बीच। ये सब कुछ अगर देखें तो यहाँ की चुनौतियां जो ये बता देती हैं कि इस तरह का होना चाहिए। यही वजह है कि थर्मामीटर एक तरह से कहा जाता है, और चूंकि एक परंपरागत बहुत पुराना शहर रहा है और उसकी अपनी बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, यहाँ की विरासत को सहेज कर रखने के साथ साथ उसे विकास के नए आयाम देने की तो निश्चित तौर पर चुनौतियां। यही वजह है कि जब 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 और 8 नवंबर को यहाँ आए थे, हस्तशिल्प केंद्र का उद्घाटन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमें ये देखना होगा कि किस तरह से विकास को आगे बढ़ाना है, लोगों को कैसे जोड़ना है। केवल सरकार या प्रशासन आगे आए और जो है विकास हो सकता है, या फिर स्वच्छता जैसे बड़े अभियान की सफलता सुनिश्चित की जा सकती है, ऐसा संभव नहीं है। जयपुर गांव को जब गोद लेने के बाद उन्होंने जो भाषण दिया था उसमें जनता की भागीदारी की काफी बात की थी, और खासतौर पर यहाँ जो उद्योग है, जो हस्तशिल्प उद्योग है, जो साड़ी उद्योग है, कैसे वैश्विक बाजार में जो उसकी पहुंच है उसको कैसे बेहतर बनाना है। उन्होंने अपने भाषण में एक उदाहरण भी दिया था कि वाराणसी साड़ी की ब्रांडिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में तकरीबन हर परिवार में हर माता ये चाहती है कि कम से कम जो अपनी बेटी की विदाई करे तो एक बनारसी साड़ी जरूर दे। तो ऐसे में पूरा बाजार मौजूद है, कैसे उसे जो है बेहतर कर उससे कनेक्ट करना है, कैसे बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है, या यहाँ के कारीगरों को, यहाँ के व्यापारियों को एक प्लेटफॉर्म देना है, उस पर काम किए जाने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर समस्याएं क्या हो सकती है उसको आइडेंटिफाई करने की बात है, और क्या चुनौतियां हो सकती है तालमेल के स्तर पर या फिर विभिन्न विभागों के बीच तालमेल के स्तर पर, और उन्हें कैसे दूर किया सकता है, उन सब की देखें तो यहाँ पर एक झलक मिलती है और एक संकेत भी मिलता है कि अगर इस तरह काम किया जाए या ये समस्या इस तरह दूर हो सकती है अगर उस पर आगे बढ़ा जाए। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण 80 घाट पर जो सफाई हुई है इतने कम समय में, जो 23 साल से पड़ी मिट्टी हटाई गई है, उसमें देखने को मिलता है। नीरव जी, शैलेंद्र, ये बताइए कि प्रधानमंत्री के आने के मद्देनजर सुरक्षा किस तरह से चाक चौबंद की गई है, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, और अगर आप अपने कैमरामैन से कह सकें तो जरा हमें आसपास का शॉट भी दिखाइए जहां पर आप इस समय मौजूद हैं, जहां पर मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा है, जहां पर माल्यार्पण करेंगे प्रधानमंत्री सबसे पहले वाराणसी में आकर। जरा उसकी भी एक झलक अगर हम अपने दर्शकों को दिखा सकें। अब बिल्कुल हम दिखाने की कोशिश करेंगे, चूंकि ये काफी कठिन होगा हमारे कैमरामैन के लिए कि वो दिखा पाए कि यहाँ पर जनता कितनी उत्साहित है और इंतजार कर रही है अपने प्रिय सांसद का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यहाँ पर दूर में जो बैरिकेडिंग की गई है, जहां तक अनुमति दी गई है जनता को अपने सांसद को देखने की और अपने सांसद को देखने की, तो उस पर आप देख सकते हैं इस वक्त सीधे दृश्य कि कितनी उत्साहित है जनता और यहाँ इंतजार कर रही है अपने सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि वो यहाँ पर आएंगे थोड़ी देर में। तो निश्चित तौर पर जहां तक आपने सुरक्षा की बात की, हम जानते हैं कि एसपीजी का प्रोटेक्शन तो होता ही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके अलावा यहाँ पर 4 स्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान है, जो है उत्तर प्रदेश पुलिस बल है, बहुत पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और यही वजह है कि यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, इस जगह को खाली रखा गया है, मीडिया को भी एक जगह पर जगह दे दी गई है कि वो वहां पर जो है रहे। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि कई कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। हमारे कैमरामैन इस वक्त दिखा रहे हैं सीधे दृश्य, जिसमें ये देखा जा रहा है कि किस तरह से सुनिश्चित किया जा सकता है और जो है जहां पर प्रधानमंत्री को जाना है वहां की सड़कों पर जो बैरिकेडिंग लगाई गई है। तो निश्चित तौर पर
इसके बीच भी, इसके बावजूद भी जो यहाँ का उत्साह है, चूंकि मैं 7 और 8 नवंबर को भी यहाँ था और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, जो है बीजेपी के उम्मीदवार थे, उस वक्त भी चुनाव प्रचार के दौरान मैं यहाँ पर था। उस वक्त जब जनता सड़कों पर निकलती थी, हालांकि उतनी जनता तो सड़कों पर नहीं निकल पाएगी, चूंकि सुरक्षा व्यवस्था एक प्रधानमंत्री के तौर पर उनके यहाँ आने पर काफी बढ़ा दी जाती है, उतनी अनुमति नहीं होती, लेकिन बावजूद उसके जितना स्पेस एक तरह से कहें जो है मिल पाता है और जनता इतनी उत्साहित है अपने प्रिय प्रधानमंत्री और सांसद को देखने के लिए। नीलम, चूंकि आज सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है आज का दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर, तो ऐसे में एक सांसद को, बीजेपी के सांसदों को खास तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने क्षेत्र में रहे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सांसद के तौर पर भी यहाँ पर आ रहे हैं आज, तो निश्चित तौर पर अब ये संकेत मिलने लगा है कि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और सीधे यहाँ महामना मदन मोहन मालवीय की जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद अस्सी घाट जाएंगे। अस्सी घाट एक तरह से प्रतीक हो गया है वाराणसी में स्वच्छता अभियान का, घाटों की सफाई के अभियान का, चूंकि जो 84 घाट हैं नीलम यहाँ पर, और उसमें जो सबसे चर्चित घाट अस्सी घाट की बात की जाती रही है, जहां पर प्रधानमंत्री ने खुद जो है फावड़ा चलाया था। तो आप जो है देख सकते हैं कि काफिले की जो शुरू की जो गाड़ियां हैं वो पहुंच चुकी है। सीधे दृश्य आप देख रहे होंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर जनता नारा भी लगा रही है। बिल्कुल आप सीधे तस्वीरें इस वक्त नीलम देख रहे हैं यहाँ बीएचयू गेट के सामने से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। आप सीधी तस्वीरें इस वक्त दूरदर्शन न्यूज पर देख रहे हैं यहाँ पर। जी हाँ, आप देख सकते हैं। जी शैलेंद्र, हम देख सकते हैं एक गाड़ी आकर रुकी है और प्रधानमंत्री का जो काफिला है लगभग यहाँ बीएचयू गेट के बाहर पहुंच चुका है। बहुत लंबे समय से यहाँ पर, जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय बीएचयू गेट के बाहर पहुंच चुके हैं, जहां पर मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर आज अपना सम्मान प्रकट करने के लिए प्रधानमंत्री स्वयं यहां पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल नीलम, आप देख रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आगे बढ़ रहे हैं। अब वो सीढ़ियों की ओर जा रहे हैं और वहां से वो महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। तो निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि आज महामना का जन्मदिन है। कल ही उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और महामना मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री इस वक्त आप देख रहे हैं अभिवादन कर रहे हैं जनता का। माल्यार्पण करने से पहले महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर इस वक्त प्रधानमंत्री पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप सीधे दृश्य देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पुष्प अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अभिवादन कर रहे हैं यहाँ की जनता का। चूंकि प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद भी हैं, लिहाजा अपनी जनता का अभिवादन कर रहे हैं यहाँ पर। नीलम जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समय पुष्पांजलि अर्पित की है, सम्मान प्रकट किया है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर। आज सुबह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निवास स्थान पर गए थे, उनसे भी मुलाकात की थी। हम जानते हैं दोनों को ही भारत रत्न देने का ऐलान कल किया गया, घोषणा की गई। इन दो महान विभूतियों को आज अपना नमन और अपना सम्मान प्रकट करने के लिए प्रधानमंत्री विशेष रूप से यहां पर आज पहुंचे हैं और ये सीधे दृश्य डीडी न्यूज के माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंच रहे हैं। और जैसे कि हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र बता रहे थे कि आज सुशासन दिवस के मौके पर और स्वच्छता अभियान जो देश भर में जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिसका आह्वान देश की जनता के साथ किया था, आज उसी का जायजा लेने के लिए
आज वाराणसी में मौजूद हैं और हम सब जानते हैं कि वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र है। जी नीलम मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जनता की तरफ आप सीधे विजुअल देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त नीलम अपनी जनता से अभिवादन करने के लिए काफी नजदीक आ गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर आप सीधे दृश्य देख रहे हैं। महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता का अभिवादन करते हुए काफी नजदीक तक जनता के आ गए। चूंकि हम जैसा कि बता रहे थे नीलम की प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद भी हैं और एक सांसद के तौर पर सुशासन दिवस के मौके पर आज वो वाराणसी आए हैं, अस्सी घाट जाएंगे। वो खुद पैदल चल रहे हैं आगे और जनता का अभिवादन करने के लिए। निश्चित तौर पर आप सीधे दृश्य देख रहे होंगे इस वक्त डीडी न्यूज पर। नीलम, शायद सुरक्षा कर्मियों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ेगी क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं इस समय चल रहे हैं और काफी जनता के करीब, जैसे कि आप बता रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि जनता तो छतों पर भी खड़ी हुई है, लोग अपने घरों के ऊपर खड़े हुए हैं, दुकानों के ऊपर खड़े हुए हैं और ये बहुत व्यस्त इलाका है वाराणसी का। शैलेंद्र, अगर आप देखें तो नजर नहीं आती सड़क इस रूप में वाराणसी में एक नॉर्मल अगर दिन हो। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंच गए हैं बीएचयू गेट के बाहर। उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर और इस समय उनका जो काफिला है वो अभी वहीं मौजूद है। प्रधानमंत्री ने अभिवादन किया। वहां से सांसद हैं और तमाम वाराणसी की जो जनता है सुरक्षा कारणों से जाहिर है बाहर उस प्रकार से हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन जहां जहां मौका मिल रहा है लोग वहां छतों पर खड़े होकर एक दृश्य देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं, अपने सांसद के रूप में भी प्रधानमंत्री को वो देखना चाहते हैं। शैलेंद्र, तो अभी भी लग रहा है कि प्रधानमंत्री वहीं हैं, अभी गाड़ी में बैठे नहीं हैं। बिल्कुल नीलम, अब हालांकि काफिला अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा है और प्रधानमंत्री जितना मैं देख पा रहा हूं अपने गाड़ी में बैठ चुके हैं और धीरे धीरे आगे मदन मोहन मालवीय अर्पित करने की। जी हाँ, ये सीधे दृश्य आपने देखे। प्रधानमंत्री का काफिला अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, यहाँ बीएचयू गेट से आगे बढ़ रहा है और अब वो रुख करेंगे अस्सी घाट पहुंचेंगे और अस्सी घाट में जो स्वच्छता अभियान जिसकी शुरुआत लगभग 2 महीने पहले की थी, स्वयं प्रधानमंत्री इसके लिए वाराणसी आए थे, अस्सी घाट गए थे और खुद फावड़ा चलाकर उन्होंने इस सफाई अभियान की शुरुआत की थी। और ये हुजूम देख पा रहे हैं आप, जनता सड़कों पर इस समय जो कि अभी तक थोड़ी सी दूर दूर खड़ी थी, अब सामने शैलेंद्र बिल्कुल हुजूम जो है देख पा रहे हैं हम। जनता निकल आई है। अब शायद अगला जो लक्ष्य होगा वो अस्सी घाट पहुंचने का रहेगा। बिल्कुल, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद अस्सी घाट गए हैं। हम जानते हैं कि 8 नवंबर को जो फावड़ा चलाकर उन्होंने जो है वहां पर घाटों की सफाई के अभियान की शुरुआत की थी, उसका जायजा लेंगे और उसके बाद वहीं पास में श्रमदान करेंगे स्वच्छता अभियान में। नीलम, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जो है महामना की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद यहाँ का जो दृश्य था वो देखने लायक था। चूंकि प्रधानमंत्री सुशासन दिवस पर यहाँ पर आए हैं, एक सांसद के तौर पर अपनी जनता से मिलने भी आया है, लिहाजा जितना मौका एक तरह से दिया जा सकता है शैलेंद्र जी, शैलेंद्र देख रहे हैं कितनी उत्साहित है यहाँ की जनता। नीलम, शैलेंद्र ये बताइए कि अब अस्सी घाट पहुंचने में यहाँ से लगभग कितना वक्त लग जाएगा, कितनी देर में पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री? यहाँ से 3 किलोमीटर का समय है, तो मुझे लगता है कि करीब 5-7 मिनट में पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री अस्सी घाट पर। कहा जैसा कि हमने पहले ही बताया, जिस उन्होंने उस अभियान के बाद देखें और आज तक। जी, शैलेंद्र से हमने बात की जो कि इस समय बीएचयू गेट से हमें तमाम विवरण दे रहे थे और सीधे जरा चलें अस्सी घाट चलते हैं हम लोग, जहां पर हमारे संवाददाता अनुज यादव मौजूद हैं। अनुज, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, अनुज हमारे सामने मौजूद हैं। अनुज, तो अब प्रधानमंत्री निकल चुके हैं बीएचयू गेट से, कुछ ही पलों में वो यहाँ पहुंचते होंगे।
क्या कुछ दृश्य आज देख रहे हैं और कितना बदला बदला लग रहा है वाराणसी का अस्सी घाट? देखिए, बिल्कुल अगर हम अब से 2 महीने पहले की बात करें तो ये 80 घाट जो है ये मिट्टी के मलबे में नजर आता था और लोग मिट्टी के ऊपर से जाके नीचे गंगा में स्नान करते थे। लेकिन आज अगर हम यहां बात करें 40 दिन बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पे फावड़ा चलाया था और इस गंगा को साफ करने की जो अभियान की शुरुआत की थी, उस 40 दिन के बाद आज आप तस्वीरों के माध्यम से भी नीलम देख पाएंगे। मेरे कैमरामैन कृष्ण मोहन आपको दिखाएंगे कि आपको सारे घाट यहां पर नजर आ रहे हैं। करीब 20 जो सीढ़ियां हैं वो मिट्टी के नीचे से निकाली गई हैं। मिट्टी को हालांकि अभी भी हटाने का काम चल रहा है। 40 दिन हुए हैं इस काम की शुरुआत में, लेकिन जिस तरीके से हजारों मैट्रिक टन मिट्टी यहां से निकाली गई है, हजारों ट्रैक्टर भर भर के लगातार यहां से मिट्टी निकली है, उसके बाद अब निश्चित रूप से जो बनारस के सबसे स्वच्छ और सुंदर घाट हैं उनकी गिनती इस घाट के अंदर निश्चित रूप से होने लगेगी। नीलम जी, हम जानते हैं अनुज, जब प्रधानमंत्री जापान गए थे तो क्योटो और वाराणसी के बीच में भी एक सिस्टर सिटीज की तरह से एक पैक्ट हुआ था, एक समझौता हुआ था, क्योंकि हम जानते हैं क्योटो भी बहुत प्राचीन शहर है, वो भी मंदिरों का शहर है, वाराणसी भी मंदिरों का शहर है। इसको लेकर भी काफी एक पहल की गई थी। क्या आपको लगता है कि उसी के अनुरूप और उसी को लक्ष्य लेकर जो काम करने की शुरुआत की गई थी उसको हम कहीं ना कहीं आज वाराणसी के अस्सी घाट पर देख सकते हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से नीलम, जिस तरीके से तेजी से काम किया गया है इस बात को कह सकते हैं कि इसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं बीच में अपनी बात को रोकते हुए मैं बताऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं बिल्कुल कुछ ही पलों के अंदर यहां पर पहुंचने वाले हैं और उनके स्वागत के लिए जो यहां भारतीय जनता पार्टी के जिला इकाई के जो पदाधिकारी हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो यहां पर उनका स्वागत करने के लिए यहां पर तैयार हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस उनका जो कारकेड है वो पहुंच चुका है। नीलम यहां पर जी पहुंच गए हैं। हम सीधे दृश्य देख रहे हैं। प्रधानमंत्री इस समय अस्सी घाट के आसपास नजर आ रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अनुज, देखिए, बिल्कुल सीढ़ियों से उतरते हुए जहां पर आरती होती है, ये अस्सी घाट का वो स्थान है यहां पर आरती होती है और इस आरती की भी शुरुआत अभी कुछ ही दिन पहले हुई है। पहले यहां आरती नहीं हुआ करती थी और जिस तरीके से इसको सफाई अभियान की शुरुआत हुई उसके बाद आरती होती है। वहीं पर एक कक्ष बनाया गया है जहां पर पूजा अर्चना होती है। वहां पर अभी प्रधानमंत्री आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से सभी से लगातार मिल रहे हैं। यहाँ के जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला एडमिनिस्ट्रेशन के, वो स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री इससे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए निरीक्षण करेंगे। ममता पूरे घाट का निरीक्षण करेंगे कि किस तरीके से यहां पर कार्य हुआ है और देखिए, आप देख सकते हैं कि वो घाट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं अब से 40 दिन पहले की बात करूं, 8 नवंबर की बात करूं, तो यहां पर प्रधानमंत्री मिट्टी देखा करते थे, चारों तरफ मिट्टी हुआ करती थी। लेकिन आज निश्चित रूप से वो घाट का जो निचला हिस्सा है जहां लोग स्नान कभी कई सालों पहले क्या करते होंगे, वो घाट आज नजर यहां पर आ रहे हैं और वो हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। यहां के जो जनता है जो ऊपर मंजिलों पर उनको देख रही है और अब बिल्कुल निश्चित रूप से घाट से नीचे उतर रहे हैं और कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री उस जगह भी पहुंचेंगे जहां उन्होंने फावड़ा चलाकर इसका शुभारंभ किया था, इस गंगा को स्वच्छ बनाने का शुभारंभ किया था, इस मिट्टी को हटाने का शुभारंभ किया था और पूरे देश के अंदर एक मैसेज दिया था स्वच्छता अभियान का शुरू करने का। उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद वो निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के बाद यहीं पर पास में ही एक स्वच्छता अभियान चलाएंगे, खुद वो उसमें हिस्सा लेंगे। यहाँ पर झाड़ू के माध्यम से उनका प्रोग्राम है। एक गली के अंदर जाएंगे जहां पर जगन्नाथ मंदिर है, वहां पर स्वच्छता अभियान करेंगे। और क्योंकि जिस तरीके से हम कहें, जब ये घोषणा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि सुशासन दिवस मनाया जाएगा अटल बिहारी पूर्व जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके जन्म दिवस को, तो निश्चित रूप से हर सांसद को ये प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर सांसद अपने क्षेत्र में जाएगा, सुशासन का जो एक मैसेज है वो लोगों को देंगे और किस तरीके से काम हो वो लेंगे। तो खुद क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से सांसद हैं, वाराणसी से सांसद हैं, तो सांसद होने के नाते वो यहां पर पहुंच रहे हैं और जो अपना एक सांसद का जो कर्तव्य
कर्तव्य है उसको भी यहां पर निभा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जहां इस समय प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल इसी जगह इन्होंने 8 नवंबर को फावड़ा चलाया था और शायद उन्होंने नीचे झुककर उस जगह को देखा जहां फावड़ा चलाया था। अधिकारी उनको बता रहे हैं, जो उनके साथ चल रहे हैं, यहां के मेयर जो हैं वो उनके साथ हैं और यहां से पूरा वो निरीक्षण करते हुए कभी यहां मिट्टी पर वो चले थे। आज से 40 दिन पहले की बात करूं तो मिट्टी पर चले थे और वो काफी संतोष भी जाहिर कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके भावों को हम समझ सकते हैं। और यहां बिल्कुल नीचे की तरफ ये पूरा मिट्टी में हुआ करता था। नीलम, अगर हम अपने दर्शकों को बताएं, इस समय जितने भी लोग प्रधानमंत्री के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल वहां मिट्टी हुआ करती थी। 3 घाट नए निकले हैं इस मिट्टी के नीचे, करीब 20 सीढ़ियां हैं। उन 20 सीढ़ियों को आज देखा जा सकता है और इसमें हम तो यहां की जो जिला इकाई है भाजपा की, उसका काफी योगदान रहा। यहां के जिला एडमिनिस्ट्रेशन का काफी योगदान रहा। सुलभ इंटरनेशनल जो स्वयंसेवी संस्था है उसके जो अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं बिंदेश्वरी पाठक, वो उनके साथ हैं इस समय। वो समझा रहे हैं कि किस तरीके से अभियान की शुरुआत हुई, किस तरीके से काम यहां पर हुआ। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो मिलजुल कर काम हुआ है उसका आज नतीजा ये है 40 दिन के बाद कि किस तरीके से अगर विल पावर है, अगर सोच है, तो किस तरीके से एक भारी भरकर काम को भी कितनी जल्दी किया जा सकता है। इससे पहले भी निश्चित तौर पर यहां पे प्रोग्राम बने थे इसको मिट्टी को हटाने के, लेकिन कोई सालों की योजना बनती थी, महीनों की योजना बनती थी, लेकिन ये तो 40 दिन के अंदर नीलम यहाँ पर इतनी सफाई हुई है और अगले 20-30 दिन में पूरी मिट्टी को हटाया जाएगा। तो कितना इलाका अभी और है घाटों का जिनका कि इसी प्रकार से एक तरह का कहें कि उनको नव जीवन प्रदान करना है, कि जो सीढ़ियां नजर ही नहीं आती थी वो सीढ़ियां आज साफ तौर पर हम देख रहे हैं। और जिस तरह से ये जो मिट्टी का ढेर नजर आ रहा है, इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना यहाँ पे मलबा और मिट्टी रही होगी। तो अभी कितना इलाका और है जहां पर ये साफ सफाई का जो अभियान है वो अभी और फैलना है? देखिए नीलम, अगर हम देखें तो लगभग 80 घाट, जो पूरा घाट है, एक्चुअली ये घाट बिल्कुल मिट्टी के अंदर दब गया था। इसका नाम जरूर एक नाम रह गया था, लेकिन ये पूरा दब गया था। इसके अलावा हम दूसरे घाटों की बात करें, वहां सफाई अभियान होने हैं, लेकिन वहां इतनी मिट्टी नहीं है। पानी वहां पर है, लोग आते हैं, पानी प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं, जरा हम सुन लें वाराणसी की जनता को और पूरे देश को। जी, मैं विशेष रूप से काशी के नागरिकों का और स्वैच्छिक संगठनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत वर्षों से ये घाट जो करोड़ों करोड़ों देशवासियों की श्रद्धा का केंद्र है, जो काशी की पहचान है, वो मिट्टी में दबे पड़े थे। नवंबर में जब मैं आया था तो मैंने यहां पर श्रमानुभव का कार्यक्रम प्रारंभ किया था, लेकिन बाद में लोगों ने, सामाजिक संस्थाओं ने, नगर निगम ने, सरकार ने इसे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना और आज हम देख रहे हैं कि सफाई के कारण जो घाट कभी मिट्टी के ढेर थे वो अपने पुराने सौंदर्य के साथ मां गंगा के सामने प्रस्तुत है। मैं इस काम करने वाले सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जन्म जयंती पर जो स्वच्छता का अभियान प्रारंभ किया है उसे देश के सभी वर्गों ने सराहा है, अपना बनाया है और हर कोई सकारात्मक रूप से इस बात को आगे बढ़ा रहा है। मैं आज एक निमित्त
मां गंगा के सामने खड़े रह करके देश में इस काम को आगे बढ़ाने में हर किसी की जो भूमिका रही है उनका भी अभिनंदन करता हूं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। और मैं आज फिर से एक बार मां गंगा के सामने प्रस्तुत होकर के उस श्रमानुभव का आज भी मैं लाभ उठाने वाला हूं। लेकिन इसके साथ फिर एक बार कुछ लोगों को मैं नॉमिनेट करने जा रहा हूं आज। इस बार व्यक्तियों को भी नॉमिनेट कर रहा हूं और कुछ संस्था और संगठनों को भी नॉमिनेट करता हूं। और वे संगठन और संस्थाएं ऐसी हैं जिनकी अपनी बहुत बड़ी ताकत है और वे बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। नागालैंड के गवर्नर श्रीमान पद्मनाभ जी आचार्य, डॉक्टर किरण बेदी, नृत्य के क्षेत्र में राष्ट्र का नाम रोशन करने वाली सोनल मानसिंह, कॉमेडी नाइट्स में प्रसिद्ध हुए श्रीमान कपिल शर्मा, खेल जगत में क्रिकेट के माध्यम से भारत को गौरव दिलाने वाले श्रीमान सौरव गांगुली, आंध्र प्रदेश में इनाडू ग्रुप लंबे अरसे से इस काम को पिछले 1-1.5 महीने से कर रहा है, लेकिन विशेष रूप से मैं आज रामोजीराव और पूरे इनाडू ग्रुप को निमंत्रित करता हूं। श्री अरुण पुरी, इंडिया ग्रुप, इंडिया टुडे ग्रुप, उनके तो कई साथियों ने मुझे ट्वीट कर करके कहा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो उनके प्रमुख लोग हैं उन्होंने भी ट्वीट करके कहा था कि हम भी जुड़ना चाहते हैं। मैं आज अरुण पुरी और इंडिया टुडे ग्रुप के पूरे देश के उनके सभी साथियों को निमंत्रित करता हूं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI, ये अपने आप में पूरे देश में एक बहुत बड़ा व्यापक संगठन है। उनको भी मैं निमंत्रित करता हूं कि वे कागज में हिसाब किताब की सफाई तो करते ही हैं, अब वो देश की सफाई में भी हमारा हाथ बटाएं। मुंबई के डिब्बे वाले जो भोजन के डब्बा पहुंचाते हैं, बहुत बड़ा संगठन है और एक समर्पित संगठन है। मैं उन सबको भी निमंत्रित करता हूं कि वे भी इस काम में हमारा हाथ बटाएं और मैं फिर एक बार इस काम को और गति देने के लिए सारे देशवासियों को निमंत्रित करता हूं। आज 25 दिसंबर है। मैं देश और दुनिया में सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी और मां भारती के सपूत भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। उनको भी मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज 25 दिसंबर को काशी नरेश विभूति नारायण सिंह जी ने अपना देह छोड़ा था। उनकी पुण्य स्मृतियां भी हमेशा काशी का गौरवगान बनी रही है। मैं उनको भी आदरपूर्वक अंजलि देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। किया वहां पर जो
घाटों की सफाई का काम चल रहा है उसका निरीक्षण किया प्रधानमंत्री ने और प्रधानमंत्री के साथ तमाम जो एनजीओज जुड़े हुए हैं, जो अधिकारी पदाधिकारी जुड़े हुए हैं विभिन्न कैपेसिटीज में, उन्होंने उनके साथ पूरी इस वाराणसी के 80 घाट का दौरा किया और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में काशी के नागरिकों का और तमाम स्वयंसेवी संगठनों का, उन तमाम व्यक्तियों का जिनकी भूमिका रही है इस पूरे के पूरे स्वच्छता के अभियान में, उनकी सराहना की, उनके प्रति अपना आभार प्रकट किया, उन्हें धन्यवाद अदा किया और उन्होंने कहा कि घाट जो मिट्टी में दबे हुए थे, नजर नहीं आते थे, आज वहां पर जो काम हुआ है उस पर भी उन्होंने अपना संतोष जाहिर किया। उन्होंने कहा कि जो पुराना सौंदर्य था कहीं ना कहीं उसकी एक झलक हम सबको आज 80 घाट पर नजर आ रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कुछ और लोगों को नॉमिनेट किया, तमाम संगठनों को भी नॉमिनेट किया और उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में स्वच्छता अभियान के साथ ये तमाम संगठन और तमाम लोग जुड़ेंगे, इसमें अपनी भागीदारी करेंगे, शिरकत करेंगे और जो कुछ योगदान उनसे बन पड़ेगा वो भी इसमें करेंगे। इसमें उन्होंने डॉक्टर किरण बेदी का नाम लिया, सोनल मानसिंह जी का नाम लिया, नागालैंड के गवर्नर साहब पद्मनाभ आचार्य जी का नाम लिया, कॉमेडी नाइट्स के कॉमेडी किंग कपिल शर्मा को भी उन्होंने नॉमिनेट किया। इसके अलावा जाने माने क्रिकेटर सौरव गांगुली को उन्होंने नॉमिनेट किया और स्वच्छता अभियान के साथ जोड़ा। अनुज, तो अब प्रधानमंत्री यहां से आगे उनका काफिला बढ़ेगा। हम देख रहे हैं कि तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं, जहां भी उनको जगह मिल पाई है वहां से खड़े होकर वो देख रहे हैं प्रधानमंत्री को और उनके इस पूरे काफिले को। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर काफी जो यहाँ के निवासी हैं वो लोग इमारतों पर चढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन लेना चाहते थे, उनको देख लेना चाहते थे और उन्होंने जो एक यहाँ पर लोगों को जागरूक करने का, देश को जागरूक करने का जो मिशन शुरू किया था उसको देखने यहाँ काफी मात्रा में लोग आए थे। और मेरे पीछे जहां से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं नीलम, इससे सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर आगे जगन्नाथ मंदिर है, वहां गली के अंदर जाकर वो स्वच्छता अभियान की आगे जो शुरुआत है उसको बढ़ाएंगे। खुद वो वहां पर हम कहें तो झाड़ू लगाकर यहां पर सफाई करेंगे। निश्चित तौर पर जो यहाँ पर स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से जो 80 घाट की नई चमक दिखाई दी है, काबिले तारीफ उन्होंने इसको करार दिया है और लोगों को जो कहा है कि आपने जो काम किया है उसकी वो तारीफ करते हैं। जिस तरीके से 1 दर्जन के आसपास जो नए समूहों को, लोगों को उन्होंने नामित किया है अपने इस अभियान के अंदर, उसमें नागालैंड के गवर्नर हैं डॉक्टर किरण बेदी हैं, जो सोनल मानसिंह हैं, कपिल शर्मा हैं, सौरव गांगुली हैं, क्रिकेटर हैं, इसके अलावा इनाडू ग्रुप और इंडिया टुडे ग्रुप को उन्होंने नामित किया है एक बार फिर से। तो हम कह सकते हैं कि जो सिलसिला उन्होंने 8 नवंबर को शुरू किया था, अब उसको आगे और बढ़ा दिया है। लगातार लोगों को जोड़कर उनके सहयोग से उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आज जिस तरीके से उन्होंने पहले ही कहा था कि एक सुशासन दिवस के रूप में हम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाएंगे, निश्चित तौर पर उसमें भी आगे बढ़ना है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आज बनारस के अंदर अभी 2 घंटे का उनका कार्यक्रम यहाँ पर और है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर ऑडिटोरियम में वो जाएंगे, वहां उनका कार्यक्रम है। जो रेल इंजन का कारखाना है वहां पर वो जाएंगे, उनका कार्यक्रम है। तो निश्चित रूप से उन्होंने जो कुछ समय पहले अपने सभी सांसदों को कहा था कि ई गवर्नेंस को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, सुशासन को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, स्वच्छता अभियान को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, गंगा को किस तरीके से साफ करना है, सांसद अपने अपने इलाकों में जाकर नीतियां बनाए, उनके पास लेकर आए कि किस तरीके से काम हो सकता है। और आज के दिन तो सभी सांसदों को कहा था कि अपने वो क्षेत्रों में जाएं, किस तरीके से सुशासन को आगे बढ़ाना है उसको लोगों को जाकर समझाए। वो खुद सांसद हैं, वो भी अपने इलाके में यही मैसेज देने के लिए आए थे। नीलम जी, और हम सीधे चलेंगे, हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला इस समय हमारे साथ हैं, जो कि स्वतंत्रता भवन में मौजूद हैं। जी आशुतोष। जी नीलम, अब 80 घाट से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम समाप्त हो गया है। जी मैं आपको सुन रहा हूं। जी बताइए।
अस्सी घाट से कार्यक्रम समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री सीधे यहां पर स्वतंत्रता भवन में आएंगे, जहां पर जो है वो एक राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन का शुभारंभ करेंगे, जिसकी आधारशिला रखेंगे। यहां पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तमाम सारे विद्वान यहां पर इकट्ठा हैं। आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से पंडित मदन मोहन मालवीय को कल भारत रत्न देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था, उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लोगों ने काफी संतोष व्यक्त किया है, काफी हर्ष व्यक्त किया है और इस बात को भी वो स्वीकार करते हैं कि भले ही देर से मना को जो है यह सम्मान मिला, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर एक ऐसा काम किया है जिससे कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लोगों का सम्मान बढ़ा है। जी नीलम। आशुतोष, जैसे कि हम जानते हैं कि आज सुशासन दिवस है और तमाम जो कार्यक्रम है उसी हिसाब से लाइंड अप है, जिसमें स्वच्छता अभियान को भी आगे बढ़ाने का कार्यक्रम है, लेकिन क्योंकि बीएचयू में मौजूद रहेंगे और वहां पर खासतौर से टीचर्स ट्रेनिंग उसकी तरफ जो है काफी जो जोर एक तरह का दिया जा रहा है, उस कार्यक्रम की भी आज शुरुआत होनी है, शुभारंभ होना है। इसके बारे में क्या कुछ विस्तार से आप हमें बता सकते हैं? देखिए नीलम, जैसा कि बार बार ये बात कही जा रही है और ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसने इस आज के दिन को जो है सुशासन दिवस के रूप में मनाने का जो संकल्प लिया है और साथ में स्वच्छता पर जो जोर दिया गया है, उसी के साथ में आज जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री आ रहे हैं और जब यहाँ पर पंडित मदन मोहन मालवीय के आज जन्मदिन के मौके पर उनको माल्यार्पण करके उनको याद कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पूरा जो भारत का ढांचा है, किस तरीके से उसको आगे बढ़ाना है, किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करना है, किस तरह से भारत को आगे ले जाना है, उसी संकल्प की सोच जो है कहीं न कहीं प्रतिबिंबित होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पंडित मदन मोहन मालवीय एक ऐसे युग दृष्टा थे जिन्होंने आजादी के पहले ही उनकी आंखों में एक सपना था कि हमारा देश जब आजाद होगा तो स्वतंत्र भारत में उसके लोग कैसे होंगे, वो तरक्की कैसा करेगा, कैसे किस दिशा में जाएगा। उन्होंने अपने एक व्याख्यान में एक बार कहा भी था कि हम केवल ब्यूरोक्रेट्स नहीं पैदा करना चाहते हैं, बल्कि हम एक ऐसे चिंतकों की कतार खड़ी करना चाहते हैं जो समय समय पर देश को एक दिशा दे सके, देश को एक ज्ञान दे सके। इसे ज्ञान का एक स्रोत बनाने का काम किया था और निश्चित रूप से जब आप प्रधानमंत्री यहाँ पर आकर के इस शिक्षण केंद्र का जो है स्थापना कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस भावना को मालवीय जी के कहीं न कहीं आगे बढ़ाया जा रहा है। जी नीलम। जी, जैसे कि हम जानते हैं कि ज्ञान की गंगा को प्रवाहित करता रहा है, बीएचयू उससे जुड़ा रहा है और शिक्षा के जो बड़े आयाम हो सकते हैं उनसे अपने आप को जोड़ता रहा है। बीएचयू की वो परंपरा रही है, खासतौर से जब हम ज्ञान की बात करते हैं। आपने बात की चिंतन की बात की, किस तरह से आज की शिक्षा को ज्ञान की गंगा से जोड़ा जाए, चिंतन से जोड़ा जाए। हम अध्यापकों की जब बात करते हैं तो अध्यापकों के साथ एक विद्वान, एक चिंतक, उसकी भूमिका में अध्यापकों को लाया जाए, ये एक बड़ा काम है जिसकी आज सबसे बड़ी दरकार है। बिल्कुल नीलम, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जिस सोच के साथ आधारशिला रखी गई, जिस सोच के साथ मालवीय जी ने इसकी स्थापना की, उसके पीछे जो है सिर्फ केवल एक शैक्षणिक माहौल बनाना या विद्यार्थियों को शिक्षा देना ही नहीं था, उसके पीछे एक ऐसा चिंतन था। ये आजादी के पहले जो इन्होंने इसकी नींव रखी, उसमें उन्होंने एक चिंगारी का काम, एक विद्रोह, वह विद्रोह जो समाज को बनाने के लिए होता है, वह विद्रोह जो राष्ट्र को के प्रति समर्पित होता है, एक ऐसी शिक्षा की आधारशिला उन्होंने रखी थी और एक ऐसे शिक्षण का माहौल जो है उन्होंने खड़ा किया था कि जिसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातन शिक्षा, भारतीय संस्कृति के साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी उन्होंने शामिल किया था। आज जब यहाँ पर प्रधानमंत्री होंगे तो यह देश का पहला विश्वविद्यालय होगा कि जिसमें वाईफाई की सुविधा शुभारंभ होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर उस क्रम को भी आगे बढ़ाया जा रहा है और जहां तक मालवीय जी के चिंतन की बात और वर्तमान शैक्षणिक माहौल की बात की जा रही है, निश्चित रूप से उसमें एक सामंजस्य का काम करता है। इसीलिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय को अन्य विश्वविद्यालयों से कहीं अलग नजरिए से देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर चिंतन, दर्शन के साथ साथ तकनीकी शिक्षा पर हमेशा जोर दिया जाता रहा और एक ही कैंपस के अंदर
चिकित्सा, इंजीनियरिंग और तमाम साहित्य के विषयों को एक साथ पढ़ाया जाता रहा। यहाँ पर ऐसे विद्वान पैदा हुए जो मालवीय जी से पहले भी उनको जो है भारत रत्न से सम्मान मिला। तो निश्चित रूप से ये पूरा जो शैक्षणिक वातावरण है वो यहाँ का भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज को बनाने के साथ साथ तकनीकी शिक्षा पर देश को आगे ले जाने वाला माहौल बनाता है। जी नीलम। जी आशुतोष, बने रहिए आप हमारे साथ। और स्टूडियो में इस समय दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ प्रोफेसर जेएस राजपूत हैं और इंदिरा यादव हैं, दोनों शिक्षाविद। बहुत बहुत स्वागत है जेएस राजपूत और इंदिरा जी आपका। सबसे पहले प्रोफेसर राजपूत, किस तरह से आप देख